चलो जी, उधर चल जाओ। हाँ, चल गया, देखिए जादू हो गया। थोड़ा सा इस क्वेश्चन की चर्चा कर देते हैं। थोड़ा मतलब चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगले टेस्ट में होगा तो इसका इतिहास और भूगोल का क्वेश्चन दे करके हम करवा देंगे। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ना जी। छोटा उटा नहीं ना है। पहला क्वेश्चन है। पीछे नहीं ना है। हाँ ठीक, नहीं ठीक। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है? देखिए बात सीधी है यार। वर्ष का प्रथम सत्र हो या नई लोकसभा के चुनाव के ठीक बाद का प्रथम सत्र हो, ये दोनों को संबोधित करते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन ये विधायिका से है, लेकिन विधायिका कार्यपालिका दोनों मर्ज है। मतलब आपके पास विधायिका विधायिका का भी नॉलेज होना चाहिए, कार्यपालिका का भी नॉलेज होना चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन में दो चैप्टर को इंक्लूड किया है। मतलब आप समझिएगा, लास्ट में हम एक दो लाइन बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन विधायिका कार्यपालिका दोनों से है। तो इसका उत्तर अगर देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबू आपको राष्ट्रपति। दूसरा, आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। देखिए बाबू, आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सीमित है, केवल राजनीतिक मामलों से संबंधित है, असीमित है, संविधान में परिभाषित नहीं है। इसका उत्तर अगर देखा जाए तो इसका उत्तर आपको सीमित है होगा। अब समझिए यहां पर थोड़ा सा देखिए बाबू, बात ऐसन है, बात ऐसन है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपीलीय न्यायालय कोई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार को लेकर जानकारी हमें अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 136, ये तमाम ऐसे अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार को लेकर जानकारी देता है। और जानते हैं बाबू, सुप्रीम कोर्ट में आप दीवानी मामलों को लेकर भी अपील कर सकते हैं। कहां गया जी? यहां सुप्रीम कोर्ट में आप दीवानी मामलों को लेकर भी अपील कर सकते हैं, आपराधिक मामलों को लेकर भी अपील कर सकते हैं, आपराधिक मामलों को लेकर भी अपील कर सकते हैं। या वैसा मामला जो ना तो दीवानी क्षेत्र में आता है ना आपराधिक क्षेत्र में आता है, उसको लेकर भी आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जो भी अधिकार है, स्पेशली यहां पर अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 132, 33, 34, 136 में है। अनुच्छेद 132, 33, 34, 136 कहां है? संविधान में है। कहां है? संविधान में। यानी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार कौन देता है? तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है बाबू आपको संविधान। कौन देता है? संविधान। और जानते हैं बाबू, संविधान सबको सीमित अधिकार ही देता है। बोलने का अधिकार हम लोगों को संविधान देता है, लेकिन सीमित रूप में बोलने का अधिकार राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, प्रधानमंत्री को, सबको अधिकार संविधान देता है, लेकिन एक सीमित दायरा में देता है। और संविधान हम सभी को एक सीमित दायरा में अधिकार देता है जिस प्रकार, उसी प्रकार जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है आपराधिक मामला में, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 134 में है, लेकिन वो सीमित है, असीमित नहीं है। सीमित है, असीमित नहीं है। जैसे इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझिए। जैसे मान लिया जाए कि भारत का संविधान आपको अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने का अधिकार देता है, यानी आप मस्जिद में जाकर इबादत कर सकते हैं। मान लिया जाए कि कोरोना फैल गया,
आप कह रहे नहीं हम मस्जिदे में जाकर इबादत करेंगे, उसकी इजाजत आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्योंकि उससे होगा क्या? लोक स्वास्थ्य बिगड़ेगा, लोक स्वास्थ्य बिगड़ेगा, कोविड फैलने का चांस बढ़ेगा, और कोविड फैलने का चांस बढ़ेगा, कोविड फैलेगा तो लोक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसी वजह से आपको उस दौर में घर से निकलने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो आपको तो संविधान देता है अधिकार, लेकिन एक सीमित दायरा में देता है, उसी प्रकार से। तो इसका उत्तर होगा सीमित। अब देखिए यहां पर ही देखिए, पहले क्या करता था जानते हैं बाबू? पहले जो है एग्जाम सब में जो अनुच्छेद पूछता था वो 100 से लेकर 200 के बीच में पूछता था, यानी 1 से लेकर 200 के बीच में पूछता था। लेकिन अब आप गौर कीजिएगा, जो अनुच्छेद पूछ रहा है वो 200 से बाहर पूछ रहा है। समझ गए ना? तो सामान्य तौर पर स्टूडेंट को भी 1 से लेकर 100 तक अनुच्छेद याद रहता है, उसके बाद याद नहीं रहता है, क्योंकि वो पहले नहीं पूछता था, लेकिन अब पूछने लगा है। तो अब एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 200 अनुच्छेद 200 के बाद के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको आपको जरूर याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन यही दिशा निर्देश आपको देता है। देखिए एक क्वेश्चन में 4, 5, 10 तरह का बात है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का संबंध जो है किस किस चीज से है बाबू जानते हैं? इस क्वेश्चन का संबंध जो है आपको कई चीजों से है। इस क्वेश्चन का संबंध अगर देखा जाए, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन से है, फिर भारत सरकार की विधायिका से है, फिर केंद्र राज्य संबंध से है। ये तीनों चैप्टर इसमें इंक्लूड है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 में है। हाँ सही है, ये व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 में है। और भारतीय संविधान में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 में है। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन ये अनुच्छेद 244 में है, ये सही है। भारत की संचित निधि 266 में, हाँ ये भी सही है। तो जब एबीसी सही है तो गलत कौन है? जब एबीसी सही है तो गलत कौन है बाबू? गलत है डी। राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 248 में। देखिए बाबू, राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 248 में नहीं है, बल्कि ये 249 में है, 250 में है, 252 में है, 253 में है। राज्य के किसी विषय पर संसद विधि निर्माण कर सकता है, इसकी चर्चा 249 में है, 250 में है, 252 में है, 253 में है। विशेष तौर पर जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन को समझाते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन को समझाते हैं तो वहां पर ये सब बात की चर्चा करते हैं। 248 में ये नहीं है। 248 में क्या है? देखिए आप सब लोग जानते हैं बाबू कि संविधान में 3 प्रकार की सूची की चर्चा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन वैसा विषय जो ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, उसको रखा गया है अवशिष्ट विषय में। और अनुच्छेद 248 हमें अवशिष्ट विषय को ही लेकर जानकारी देता है, अवशिष्ट विषय को लेकर जानकारी देता है। और अनुच्छेद 248 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 248 यही कहता है कि वैसा विषय जो अवशिष्ट विषय में आता है उस पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। इसी बात की चर्चा है अनुच्छेद 248 में। समझ गए ना? तो आंसर हो जाएगा डी। फिर ई देखिए, जानते हैं ई क्वेश्चन एगो पॉइंट आप जानते हैं, आप जानते हैं, हमको पता है आप जानते हैं। देखिए एगो बात हम बाबू बता रहे हैं, बिहार के एग्जाम का कोई दुलरवा पॉलिटी का टॉपिक है, वो है पंचायती राज। दुलरवा समझ रहे हैं? मतलब जिससे बिहार में एग्जाम कंडक्ट करने वाले बोर्ड को सबसे ज्यादा प्रेम है, वो टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायती राज और नगर पालिका
को लेकर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे दुलरवा टॉपिक है, कोई बिहार का एग्जाम नहीं होगा जिसमें यहां से प्रश्न ना आता होगा। तो हम आपसे यही कहेंगे, जो सबसे दुलरवा टॉपिक है उसको अपना बना लीजिए, तभी बिहार में नौकरी होगा, नहीं तो बिहार में नौकरी नहीं होगा। देखिए बाबू, एक बात आप जानते होंगे, एकदम जरूर जानते होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी पॉलिटी पढ़े होंगे तो आप एकदम जानते होंगे। और देख रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार से कूट में दिया हुआ है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को भी छोटे नॉलेज से भी सॉल्व किया जा सकता है, एलिमिनेट करके, कॉमन सेंस लगा करके। एक एलिमिनेशन विधि है जिसमें आपको एक दो जानना होता है, बाद बाकी बात खत्म। मान लिया जाए कि हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन एक सामान्य विद्यार्थी होने के नाते हम या आप एक बात तो जरूर जानते हैं कि अगर, अरे शांत रहो ने यार, बताने दो। अगर आप ही लोग बताइएगा, नहीं तो फिर तो हम बता ही देंगे। अगर स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज या नगर पालिका का विघटन होता है, अगर स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज या नगर पालिका का विघटन होता है, तो चुनाव 6 माह के भीतर होनी चाहिए, हां या ना? बोलिए, 6 माह के भीतर चुनाव होनी चाहिए, ये बात जानते हैं ना हो। दूसरी बात, पंचायती राज और नगर पालिका का विघटन हुआ तो उस स्थिति में 6 माह के भीतर नया चुनाव होना चाहिए। लेकिन जो नया चुनाव होता है बाबू, वह पूरे 5 वर्ष के लिए होता है या बचे हुए समय के लिए? हाँ, बचे हुए, इतना तो आप ही ने बताया, हम कहां बताएं, आप जानते हैं ना इतना बात। और बाबू जानते हैं, इतना पढ़िए आपका आंसर मिल जाएगा। सिर्फ ये जो 2 लाइन बताए हैं, ये सब बात आप जानते हैं। आप लोग क्या करते हैं पता है, क्वेश्चन देखे करके, अरे बाप रे 3 गो, अब का होगा, अब पहाड़ पलट जाएगा, नया रिसर्च आ जाएगा और पता नहीं क्या होगा। अपने नॉलेज को उपयोग कीजिए एग्जाम में। आप लोग सीधे एग्जाम हॉल से निकलते हैं, है आ गया वो आ गया वो आ गया है। अरे यार, जितना नॉलेज है उसको यार उपयोग करो। हम विशेष कुछ बताए हैं, ये बात आप जानते हैं ना हो। देखिए, अब सिर्फ इसी पे आपका आंसर मिल जाएगा। आप पढ़िए, जो बात हम पढ़े हैं, जो बात हम बोले हैं, वो कौन स्टेटमेंट है? पढ़ के बताइए। जो बात हम बोले वो कौन स्टेटमेंट है? समय से पूर्व विघटित नगरपालिका के कारण गठित नगरपालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलेगी। सही है या गलत? और चुनना सही ना है हो, बताइए। 3 नंबर ऑप्शन हुआ। अब ABCD में देखिए किसमें 3 है, किसमें 3 है? एक ऑप्शन में ना 3 है, एक ऑप्शन में 3 है ना। बताइए, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा? हमको स्टेटमेंट 1 2 4 हम पढ़बो किए नहीं ना पढ़े। इस प्रकार से कम समय में एलिमिनेट करके जो है आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। सामान्य तौर पर ये एलिमिनेशन विधि जो है मैथ रीजनिंग में चलता है, लेकिन जीएस में भी अप्लाई हो सकता है। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस हो, माइंड सही से रिकॉल कर पाए, तो एलिमिनेट आप कर सकते हैं। हम कहां पढ़े, हम तो सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 3 को पढ़े, और हम भी उतना ही जानते हैं जितना आप जानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत जानते हैं, हम रिसर्चर हैं, रिसर्च करके नीलम संजीव रेड्डी की जगह बीबी गिरी को निर्विरोध राष्ट्रपति बना देंगे, ऐसा तो है नहीं। समझ गए ना? तो जीएस में भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कम नॉलेज में भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इन्हें बड़का आ जाए तो एकदम हड़बड़ा जाना, अब क्या होगा, अब धरती पलट गया। ठीक है, अब आगे। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बंबई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया? देखिए बाबू, बात ऐसन है, बात ऐसन है, सुनिए ना कैसन है। बात ऐसन है कि
अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा कहां किया? बंगाल, मुंबई, मद्रास, कहां है? अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा किया बंगाल, और बंगाल को अपने अधीन किया। अब बंगाल पर पूरा अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और जब बंगाल पर पूरा कब्जा कर लिया तो फिर आगे चलकर मुंबई मद्रासों को कब्जा किया, और मुंबई मद्रास को जो है मिला लिया ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में, और मुंबई मद्रास को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। और कहा गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो कानून बंगाल, मुंबई, मद्रास सब जगह लागू होगा। लेकिन 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में विकेंद्रीकरण की प्रणाली की शुरुआत हुई। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में विकेंद्रीकरण की प्रणाली की शुरुआत हुई, और फिर बंगाल की सरकार अपना अलग कानून बनाएगा, मद्रास की सरकार अपना अलग कानून बनाएगा, मुंबई की सरकार अपना अलग कानून बनाएगा। ये सब सरकार अपना अलग अलग कानून बनाएगा, अलग अलग कानून बनाएगा। तो तीनों को अलग अलग, मतलब एक सामान्य अधिकार विकेंद्रीकरण की प्रणाली के तहत दिया गया है। यानी इसका उत्तर अगर देखा जाए तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, सॉरी, देखिए ये बात तो हम हमेशा बोले हैं। अगर आप पिछले 3 माह से भी टेस्ट दे रहे हैं, हम क्या बोले हैं? कोई खड़ा होकर के बताइए, हम क्या बोलते हैं क्लास में? टेस्टे के क्लास में 1000 बार बोले हैं ये बात। कभी कुछ बोले हैं क्या? हम ये बात से कभी आपको अवगत करवाए हैं? 3 गो पॉलिटी का टॉपिक है: चुनाव सुधार, पंचायती राज, केंद्र राज संबंध। चुनाव सुधार से संबंधित समिति कौन कौन है याद रखिए, पंचायती राज से संबंधित समिति कौन कौन है याद रखिए, और केंद्र राज संबंध से संबंधित समिति कौन कौन है याद रखिए। ये बात नहीं बोले हैं, पिछले 3 माह में भी ये बात हम कई बार बोले हैं। और अगर आप नया ज्वाइन किए हैं तो आप इस बात को जानिए। जैसे सुनिए, चुनाव सुधार से संबंधित समिति है जेपी समिति या तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, तनखा समिति। ये चारों समिति निर्वाचन सुधार, चुनाव सुधार से संबंधित समिति है। फिर इसके बाद केंद्र राज संबंध से संबंधित समिति है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग। फिर इसके बाद पंचायती राज से संबंधित समिति है बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV.K. रॉ कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, PK तुंगन कमेटी, गॉडगिल कमेटी, 64वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। तो अब कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? GV.K. रॉ समिति संबंधित है, इसका गठन हुआ है 1985 में। LM सिंघवी समिति संबंधित है, इसका गठन हुआ है 1986 में। अशोक मेहता समिति संबंधित है, इसका गठन हुआ है 1977 में। कौन नहीं है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसका संबंध है मौलिक कर्तव्य से, मौलिक कर्तव्य से, और 42वां संविधान संशोधन 1976 से। किसे? एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 को पढ़िए ना। आप जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 को पढ़िएगा तो अनुच्छेद 222 यही कहता है। क्या कहता है? यही कहता है, यह कहता है कि राष्ट्रपति किसी एक न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है, और राष्ट्रपति ऐसा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के परामर्श से करते हैं। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। ठीक है बाबू? एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है,
एक प्रश्न जो तारांकित है, तारांकित प्रश्न मतलब जिसका जवाब संसद सदस्य चाहता है मौखिक दे, एकदम पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा। संसद सदस्य संसद में बैठल कौन चीज के लिए है? संबंधित विभाग के मंत्री से प्रश्न पूछने के लिए बैठल है, बैठेगा काहे के लिए? फिर एकदम पूछ सकता है। अल्प सूचना प्रश्न, हाँ एकदम पूछ सकता है। पूरक प्रश्न एकदम पूछ सकता है। तारांकित प्रश्न है तो पूरक प्रश्न होगा ही, तारांकित प्रश्न है तो पूरक प्रश्न होगा ही। और प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना। ये तीनों प्रश्न पूछ सकता है। तो तारांकित हो गया, अल्प सूचना हो गया, और तारांकित प्रश्न पर ही तो पूरक पूछा जाता है। तो ए सी डी तो पूछ ही सकता है, तो बच कौन रहा है? बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऐसे ये भी एक प्रकार से एलिमिनेशन, यहां पर हम कहां कोई कंसेप्ट बोले, बहुत ज्यादा कहां कुछ बोले, ये भी एलिमिनेट किए कि हाँ ई छांटे कि हाँ ई नहीं होगा तो ई हो जाएगा, समझ गए ना? आंसर होगा बी। देखिए ई क्वेश्चन पूछने का रीजन क्या है बाबू जानते हैं? तमिलनाडु का मुद्दा, तमिलनाडु का मुद्दा हम चर्चा किए हैं, यूट्यूब पे वीडियो भी चढ़ाए हैं, लिखवाए भी हैं हम, समझ गए ना? बैच सब में हम लिखवाए, हमको पूरा याद है। तमिलनाडु का मुद्दा, हाँ लिखा है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तमिलनाडु का मुद्दा चर्चा में है, चर्चा में था, है नहीं, चर्चा में था, इसी वजह से प्रश्न पूछा है। जब एक निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, तब राज्यपाल, देखिए होता क्या है जानते हैं बाबू? राज्य में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आता है। प्रश्न ये कह रहा है कि जब कोई विधेयक विधानसभा, विधान परिषद द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह विधेयक राज्यपाल के पास आया। कोई विधेयक है, उसे विधानसभा, विधान परिषद पारित कर दिया है, तब वह विधेयक राज्यपाल के पास आया है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है? देखिए बाबू, एक तो ये कर सकता है कि राज्यपाल उस पर सहमति दे देगा, और एक तो ये कर सकता है राज्यपाल उसे सहमति दे देगा, एक तो ये कर देगा, राज्यपाल सहमति दे देगा तो वो कानून बन जाएगा। तो देखिए सहमति दे देगा, हाँ एक नंबर सही है, कोई दिक्कत ना है। दूसरा यह है कि राज्यपाल अगर चाहे ना तो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, एक ये भी राज्यपाल कर सकते हैं। तीसरा, राज्यपाल अगर चाहे तो विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भी वापस लौटा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मिला है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को 44वां संविधान संशोधन 1978 यह अधिकार देता है कि वह संसद या विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो अब बताइए 2 नंबर, इसके आगे जाने का जरूरत है? बताइए इसके आगे जाने का जरूरत है? एलिमिनेट कर लिए, 1 और 2 तो होबे करेगा। ऑप्शन ए में देखते 1 और 3 है, काहे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। आगे देखिए ना, आगे देखिए ना होता क्या है। 1, 2 और 3, केवल 2 होगा, केवल 4 होगा नहीं। तो जब ए सी डी छट गया तो क्या बचेगा? बी बचेगा। यानी इसका उत्तर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 3 भी सही है, हमको पता है 3 भी सही है, अपनी सहमति रोक सकता है। अरे तमिलनाडु में यार क्या हुआ था? तमिलनाडु में रोकबे न किया था, तब न जाकर के सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति के भी कोई विधेयक कानून बन सकता है, और तमिलनाडु का 10 गो विधेयक कानून बन गया। तो तमिलनाडु का मसला अगर आपको मालूम हो, नहीं तो हम पढ़ाए हैं, जाकर के आप देख लीजिएगा। और आने वाले दिनों में वहां से प्रश्न आगे भी एग्जाम में आएगा, और हमारा उम्मीद है बीपीएससी में यहां से प्रश्न आने जा रहा है, इसी टाइप का प्रश्न 13 सितंबर को बीपीएससी में यहां से प्रश्न आने जा रहा है।
तो उस मसला को एक बार बाबू आप लोग देख करके जाइएगा। 3 भी सही है, 1 2 3 सही है। धन विधेयक लौटा सकता नहीं, धन विधेयक लौटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आया हुआ होता, सॉरी, राज्यपाल के पूर्व अनुमति से विधानसभा में आया हुआ होता है। इसी वजह से धन विधेयक को राज्यपाल लौटा नहीं सकता है। तो 1 2 3 सही है, आंसर हो जाएगा बी। यदि किसी विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाता है, राज्यपाल के पास भेजा जाता है, राज्यपाल के पास भेजा जाता है। लेकिन अगर दल बदल से संबंधित मामला है तब विधानसभा का अध्यक्ष देखेगा। लेकिन दल बदल से संबंधित मामला के अलावा अन्य कोई मामला है तब आपको कौन देखेगा? कौन देखेगा? राज्यपाल। 10 गो हो गया हो, 10 गो हुआ, गिन लिए? अच्छा गिनिए तो एक बार। मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। गिनती भी नहीं आता है जी, गिनो। कितना हुआ? एक ही हुआ? दोनों हुआ जी। अब सुनिए, यहां से 1 2 संदेश दे देते हैं, थोड़ा गौर किए हैं। क्या गौर किए? ज्यादातर प्रश्न कहां से आए? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखिए क्या गो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से? 1 2 3, नहीं नहीं 3 नहीं, 2 2 ही हुआ, 3 4 5 6, 10 में से 6 गो क्वेश्चन कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से। अब आप समझिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का वेटेज। हर एग्जाम में यही पैटर्न रहता है और आप विश्वास मानिए आगे आने वाले बीपीएससी एग्जाम में भी यही होगा। आप देख लीजिएगा, पक्का, श्योर, 100%। और आगे जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगा जिसको लेकर हम लोग 15 तारीख को आंदोलन करेंगे, आंदोलन में आइएगा, नहीं तो वैकेंसी नहीं मांगेगा, ऐसे रोड पे बकते रहिएगा, ठीक है ना?
आंदोलन में आना है, किसी को कुछ नहीं होगा, आप विश्वास रखिए हम पे। और आंदोलन नहीं कीजिएगा तो वैकेंसी नहीं आएगा, इतना भी आप जान लीजिए। हम भी सूत्रों के हवाले से बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, पिछले 2 साल से वैकेंसी आ रहा है, और अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ आचार संहिता से पहले, रोड पे कटोरा लेके भीख मांगिएगा तो, और उसके बाद क्या होगा पता, नीतीश जी आएंगे नहीं आएंगे क्या आता पता है। उसके बाद देखिए बाबू, 6 क्वेश्चन हो गया कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका से, और उसके बाद 2 स्थानीय स्वशासन से, एगो पंचायती राज एगो नगर पालिका, 6 2 8 हो गया। और एगो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से है, एगो अनुच्छेद है। तो अब आप बताइए क्या संदेश हम दे, आपको बताइए संदेश जो देना चाहते हैं, समझे। पॉलिटी में कहां फोकस करना है, कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका पंचायती राज अनुच्छेद संविधान संशोधन केंद्र राज संबंध, समझे ना। और जानते हैं बाबू, एगो मजे की बात बता रहे हैं, सब मास्टर का जो हम मास्टर हैं उस आधार पे हम बोल रहे हैं, सब मास्टर का राष्ट्रपति राज्यपाल तक ठीक रहता है, उसके बाद जो है सबका गड़बड़ रहता है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन हम बोल रहे हैं। इस बार हम बीपीएससी टारगेट बैच में, हमको पता था इस बार हम बीपीएससी टारगेट बैच में सबसे पहले, आप पता कर टारगेट बैच में फाउंडेशन में पूरा पढ़ा है, टारगेट बैच में सबसे पहले कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका ही हम पढ़ाए हैं, और उसके बाद केंद्र राज्य संबंध पंचायती राज यही सब पढ़ाए हैं, समझ गए। और प्रश्न यहां से आ रहा है यार, टारगेट बैच की हम बात कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच में पूरा पढ़ा है, ठीक है ना। तो आप लोग भी इन टॉपिकों पर फोकस कीजिए, यही संदेश था मेरा। और थोड़ा सा तार्किक ढंग से पढ़िए, ठीक है। पॉलिटी का 1 2 क्वेश्चन फैक्चुअल है, जैसे फैक्चुअल की अगर हम बात करें तो ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल है, फैक्चुअल जो क्वेश्चन है हम आपको बता दे रहे हैं, ये भी कंसेप्ट है महाराज, एगो है इसको फैक्चुअल कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। खैर इसमें छांट लीजिएगा, इसको आप फैक्चुअल एगो कह लीजिए, इसको भी आप फैक्चुअल कह सकते हैं, 2 हो गया। इसमें भी मारेंगे दूझा पर, वो तो हम तुमको तरीका बता दिए तब ना, ये भी फैक्चुअल है, तो 3 फैक्चुअल हो गया, ये तो पूरा कंसेप्चुअल है। ये भी थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा कंसेप्ट है, यानी आप मान करके चलिए ये बात 60-40, 60% कंसेप्चुअल और 40% फैक्चुअल, 60% कंसेप्चुअल और 40% फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या हम ये कह सकते हैं? चलिए अब हो गया, बहुत हो गया इधर उधर की बात, अब आइए अपना मूल काम पर। अगले टेस्ट में अच्छा हिस्ट्री करा दे इसका, अगले टेस्ट में हिस्ट्री तो और बढ़िया है, हम देखे हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ठीक है। जानते हैं हम पहले इसी टाइप का क्वेश्चन देते थे, लेकिन पिछले 1 साल के आसपास से नहीं दे रहे हैं। 1 साल पहले अगर कोई टेस्ट दिए होंगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देते थे, लेकिन बीच में नहीं देने लगे, क्यों पता है? एग्जाम जो है अपना लेवल गिरा लिया था। लेकिन अब हम पिछले 3 माह में देख रहे हैं एग्जाम अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा किया है, तो अब हम लोग भी अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा ऊंचा करेंगे। तो एक संदेश हम आपको देना चाहते हैं बाबू। अच्छा एक बात बताइए, ये सब टॉपिक का हिस्सा नहीं है, सिलेबस चेंज हुआ है, क्या हुआ है? कंसेप्चुअल पूछना शुरू कर दिया है वो, यही ना हुआ है? तो अब आपको कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्चुअल कम फैक्चुअल पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब जो है ना, सिलेबस कुछ नहीं चेंज हुआ है, सिलेबस वही है, बस सिर्फ आपको पढ़ना क्या है, कंसेप्चुअल, बस यही, ठीक है। और कुछ संदेश देना था? और तो कुछ नहीं था। अब आइए,
सब मास्टर को क्या लगता है पता है? सब मास्टर को ही लगता है आज के डेट में विद्यार्थी में सोचने की क्षमता खत्म हो गई है। उसको जो कह देंगे ना वो वही मान लेगा। लेकिन आप मानव हैं यार, मानव होने के नाते थोड़ा तार्किक होइए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं 4 कदम आगे बढ़ाएंगे 2 कदम पीछे खींचेंगे, तो उस प्रकार का मत होइए। आगे बढ़ा रहे हैं कदम आगे ही बढ़ाइए, समझिए, पीछे मत खींचिए। और ये जो मार्केट में चल रहा है, इसी वीक आ रहा है वैकेंसी, मेरे जानकारी में तो नहीं आ रहा है, जहां तक हमारी जानकारी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है। हम भी वेट कर रहे हैं, अगर 14 तारीख तक नहीं आया तब तो 15 तारीख को हम लोग रोड पे ही मिलेंगे। 15 को हम आपको क्लास में नहीं मिलेंगे, पहले ये बोल दे रहे हैं, हम रोड पे मिलेंगे 15 को। और आप लोग को भी आना है। हम थोड़े चाहेंगे हम रोड पे, हम नहीं आएंगे रोड पे 14 से। हम तो एकदम इस वर्ष हम बोल रहे हैं, अगर 15 तारीख से पहले आ गया 108 किलो लड्डू हम चढ़ाएंगे हनुमान मंदिर में, और आप ही लोग को हम खिलाएंगे एकदम तौल करके 108 किलो लड्डू। अगर नहीं आया तो 15 को हम रोड पे मिलेंगे आपसे। अगर आ गया तो 15 को 108 किलो लड्डू चढ़ाएंगे और आपको हम क्लास में आके खिलाएंगे, आप ही के बैचों को खिलाएंगे, समझ गए ना। 108 किलो लड्डू जितना है। अगर नहीं आया तो एक मेरा भी मंजूर करना पड़ेगा सर। तो आपको हमसे कहां मिलना होगा, आइएगा ना। और ज्यादा कुछ नहीं बोलना, सिर्फ इतना बोलना, रोजगार मेरा संवैधानिक अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। क्या बोलिएगा? और अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना है, सिर्फ सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाना, बस। और उसके बाद जो है मीडिया पूछेगा कि कहेगा वैकेंसी तो ये रहा दरोगा में, तो आप ये बात बोलिएगा पिछले 2 बरस से, 2023 में लास्ट बड़ा वैकेंसी आया था, पिछले 2 बरस से वैकेंसी नहीं आया। कितना बरस से नहीं आया? 2 बरस से नहीं आया है। और इसके बाद अगला, परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए। जब बीपीएससी परीक्षा में पारदर्शिता ला सकता है तो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस क्यों नहीं ला सकता है? बिहार दरोगा और बिहार पुलिस को भी लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। चाहिए नहीं, हम बोलेंगे चाहिए, आप बोलिएगा लाना पड़ेगा। एक एक शब्द में अंतर हो जाता है, बात समझ रहे हैं? लाना पड़ेगा। और पहले से सब चीज तैयार करके रखिए, सिग्नेचर उग्नेचर हम कुछ चीज भेजेंगे, सिग्नेचर आप लोग कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम उसके जरिए आपका जमीन लिखवा लेंगे ना। परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर उसमें मैटर होगा, उसमें साइन कर देना है आपको। वो सौंपना है इसको सीधे नीतीश कुमार को, ठीक है, चाचा जी को सौंपना है। हाँ वही, हाँ बीपीएससी के तर्ज पर कैलेंडर। हाँ एक आध बात और सुन लीजिए, बीपीएससी के तर्ज पर बिहार दरोगा बिहार पुलिस का कैलेंडर होना चाहिए। प्रत्येक साल वैकेंसी आना चाहिए, चाहे बिहार पुलिस में 8,000 वैकेंसी है, 10,000 है, प्रत्येक साल आना चाहिए। बिहार दरोगा में 1,000-1,200 है, लेकिन प्रत्येक साल आना चाहिए, कैलेंडर जारी होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब मांग, और आप लोग तो अपने बुद्धिजीवी हैं, और सब लोग सोचिए 15 तारीख को क्या क्या मांगना है। हाँ, बिहार पुलिस बिहार दरोगा में भी डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, एक यह भी मांग हो क्या? अब आ जाइए, तो तैयार है ना जी? अब देखते हैं कौन जीतता है, 108 किलो लड्डू या कौन जीतता है। आइए, अब आइए क्वेश्चन पे। अब आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। जानते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं, सामान्य तौर पर एक वर्षा मौसम होता है, वर्षा होता है, ठंडा के मौसम में ठंडा होता है, गर्मी के मौसम में गर्मी होता है। लेकिन अगर मान लिया जाए
वर्षा के मौसम में वर्षा ना हो, ठंडा के मौसम में ठंडा नहीं रहे, और गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं रहे, इसको क्या कहिएगा? इसको आपको कहना होगा जलवायु परिवर्तन हो गया। जलवायु, जलवायु का क्या मतलब होता है जानते हैं? एक लंबे समय तक किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में मौसम की जो अवस्था होती है उसी को हम लोग जलवायु कहते हैं। तो जहां तक जलवायु का सवाल है, आपको ऐसी मान्यताएं हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार की बात करते हैं। कोई विद्वान कहता है आर्यों ने आक्रमण कर दिया, इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कोई विद्वान कहता है बाढ़ आ गया, बाढ़, इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और ऑरेल एस्टाइन नामक विद्वान कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया, इसी वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन हाल में आईआईटी खड़गपुर के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर जो है आपको अनुसंधान किया गया है। और आईआईटी खड़गपुर के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लेकर जो अनुसंधान किया गया है, वो अनुसंधान यह बतलाता है कि लगभग 900 वर्षों तक हड़प्पाई क्षेत्र में या तो वर्षा नहीं हुआ या वर्षा बहुत कम हुआ, जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो इसका उत्तर बाबू अगर देखा जाए तो 900 वर्ष हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 900 वर्ष। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अनर्थ, तक्षशिला, चोल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, गंगा के दक्षिण पूछ रहा है, गंगा के दक्षिण। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी आप सब लोग जानते हैं, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में बहती हुई, बिहार में बहती हुई, बंगाल में बहती हुई, बांग्लादेश में बहती हुई अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में, अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना? अब देखिएगा बाबू आप, गंगा नदी बिहार के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। जो गंगा नदी है वह बिहार के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। गंगा नदी के ऊपर जाइएगा ना बिहार में, तो ये उत्तरी बिहार होता है, उत्तरी बिहार। और गंगा नदी के जब आप नीचे आइएगा तो ये दक्षिणी बिहार होता है। आपको गंगा नदी के उत्तर में वैशाली है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है। गंगा नदी के दक्षिण में पटना है, नालंदा है, गया है। यह जो समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर का इलाका है, इसे हम लोग कहते थे वज्जी संघ, इसे हम लोग कहते थे वज्जी संघ। वज्जी संघ के अंतर्गत यह आता था, वज्जी संघ। वज्जी संघ की राजधानी हुआ करती थी वैशाली, वैशाली। और इधर जो पटना, नालंदा, गया है, इसे हम लोग कहते थे मगध। क्या कहते थे बाबू? मगध, मगध कहते थे। और जानते हैं बाबू, आपको जो है प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। प्राचीन काल में अगर भारत में देखा जाए तो भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। प्राचीन काल में अगर भारत में देखा जाए तो भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद। प्राचीन काल में भारत में अगर देखा जाए तो भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद। प्राचीन काल में भारत में अगर देखा जाए तो भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद, जिसमें 3 गो महाजनपद बिहार में था। एगो वज्जी, दूसरा मगध, और तीसरा जो है
अंग, तीसरा अंग। मुंगेर भागलपुर का इलाका अंग कहलाता था, जिसकी राजधानी नगर हुआ करती थी चंपा। वजी की राजधानी वैशाली और मगध की राजधानी राजगृह या गिरिबज्र, राजगृह या। तो अब देखिएगा, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण, गंगा के दक्षिण, तो गंगा के दक्षिण में कौन है? कौन है? मगध साम्राज्य में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबू उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को कहते थे मगध। समझ गए ना? ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। जानते हैं बाबू, जो ताम्रपत्र लेख है यह दिखाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा जैसे द्वीप आते हैं, इंडोनेशिया के राजा के साथ था। इंडोनेशिया के राजा के साथ था। एक हुआ करते थे पालवंशी शासक देवपाल। पालवंशी शासक एक देवपाल हुआ करते थे। देवपाल के साथ ही जो है जावा सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के शासक के साथ संबंध था। इस बात की जानकारी हमें ताम्रपत्र देता है। गर्मी बहुत लग रहा है यार, गर्मी आज बहुत है। आगे आइएगा, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? इसका क्या मतलब? विधवा दहन यानी सती प्रथा। सती प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख है। सती प्रथा का उल्लेख है बाबू आपको भानुगुप्त के एड़न स्तंभ लेख में। भानुगुप्त के एड़न स्तंभ लेख में देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। भानुगुप्त के एड़न स्तंभ लेख में, भानुगुप्त के एड़न स्तंभ लेख में, भानुगुप्त के एड़न स्तंभ लेख में देखिए बाबू, आपको जो है अगर देखा जाए, भानुगुप्त एक गुप्त शासक था। 510 ईस्वी का मध्य प्रदेश के एरन नामक स्थान से, मध्य प्रदेश के एरन नामक स्थान से 510 ईस्वी का एक स्तंभ अभिलेख मिला है भानुगुप्त का। भानुगुप्त का जो हमें एक सैनिक भोजराज, एक सैनिक हुआ करते थे भोजराज। भोजराज एक सैनिक था, ये मर गया। इसके मरने के बाद जो है इसकी पत्नी जो है सती हो गई। इसी बात का उल्लेख जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा सी। और इस सती प्रथा का अंत के किया है? लॉर्ड विलियम। किसके सहयोग से? आए राजा राम। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था 1178 में। 1178 में, 1178 में गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था 1178 में। जानते हैं बाबू, जो हार कर जीते उसी को बाजीगर कहते हैं। आप ये बात जानते हैं? मोहम्मद गौरी प्रथम मुस्लिम आक्रांता था जिसे भारत में हार का सामना करना पड़ा था। इनसे पहले जो भी मुस्लिम आक्रांता भारत पर आक्रमण किया था उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। मोहम्मद गौरी प्रथम मुस्लिम आक्रांता है जिन्हें भारत में हार का सामना करना पड़ा, और मोहम्मद गौरी ही प्रथम मुस्लिम आक्रांता है जिन्होंने भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया। यानी हार कर भी इन्होंने मुस्लिम सत्ता को स्थापित कर दिया। इसी वजह से हम बोले इसको आप बाजीगर कह सकते हैं, हार कर भी जीत गया। और मोहम्मद गौरी भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध से किया है। तराइन के द्वितीय युद्ध से किया है।
और इन्हें भारत में हार का सामना 1178 में चालुक्य शासक से करना पड़ा था। उस समय चालुक्य शासक हुआ करते थे मूलराज द्वितीय। उस समय चालुक्य शासक हुआ करते थे मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था जानते हैं बाबू? एक शासक हुए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान 1298-99 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान लगभग 1298-99 ईस्वी में जो है गुजरात का अभियान किया। गुजरात का अभियान किया और अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान अपने सेनापति उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किया था। उलूग खां और नुसरत खां। उलूग खां और नुसरत खां। उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में जो है उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान किया और गुजरात को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इस अभियान के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां ने खंभात की खाड़ी में 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा, जो एक हिंदू हिजरा था। और मलिक काफूर बहुत वफादार व्यक्ति था। किसके लिए? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। वफादार और ईमानदार। आज के डेट में वफादार और ईमानदार लोगों का मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन है। समझ गए ना बाबू? तो आपको अगर देखा जाए बाबू, तो 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है क्योंकि इन्हें 1000 दिनार में खरीदा गया था। नुसरत खां ने खरीदा था और नुसरत खां ने खरीदकर अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में ही दक्षिण भारत का अभियान किया और दक्षिण भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। समझ गए? और जब दक्षिण भारत का अभियान किया तो अलाउद्दीन खिलजी को बहुत अधिक धन की प्राप्ति हुई अलाउद्दीन खिलजी को। समझ गए ना? तो आंसर होगा नुसरत खां आंसर होगा। खरीदा तो था नुसरत खां ना, खरीदा था नुसरत खां, बाद में जाकर अलाउद्दीन को दे दिया। नुसरत खां उत्तर होगा। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सुनिए हीरालाल साहब, हम हमेशा जब भी पढ़ाते हैं, अगर आप हमसे मॉडर्न पढ़े होंगे तो जब हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाते हैं, उसमें जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाते हैं तो वहां पर 2-3-4 बात का जिक्र करते हैं। तो जो पढ़े हैं बताइएगा हाँ या ना। एक बात ये बोलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो मुगल बादशाह अकबर था, यानी इसको ऐसे भी बोलते हैं अकबर के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना हुई। एक बात ये बोलते हैं। दूसरा बात ये बोलते हैं अंग्रेजों ने भारत में व्यापार जहांगीर के समय करना शुरू किया। और तीसरा बात हम आपको ये बोलते हैं कि मुगल और अंग्रेजों के बीच संघर्ष की शुरुआत औरंगजेब के समय में 1686 ईस्वी में हुई। क्या ये तीनों बात बोलते हैं हाँ या ना? एकदम हम बोलते हैं। इसका उत्तर क्या होगा बताइए? औरंगजेब होगा बाबू, 1686 में। मुगल काल से भी प्रश्न आया है, मनसबदारी प्रथा पे प्रश्न आया है और 3-4 गो स्टेटमेंट है एएसओ वाला में। समझ गए? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू। एक तो बात सीधी है कि सर्वप्रथम बंगाल और बिहार को अकबर ने 1574 से 76 के दौरान बिहार बंगाल का अभियान करके मुगल बादशाह जो अकबर थे, अकबर जो है, बात समझिएगा बाबू, मुगल बादशाह अकबर की अगर हम बात करें तो जो अकबर थे, अकबर ने
1574 से 1576 के दौरान बिहार और बंगाल का अभियान किया। बिहार बंगाल का अभियान किया और अकबर बिहार बंगाल का अभियान करके जो है आपको बिहार बंगाल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर के समय बिहार बंगाल मुगल साम्राज्य का अंग था। अकबर से लेकर मोहम्मद सारंगीला तक के समय बिहार बंगाल मुगल साम्राज्य का अंग था। लेकिन मोहम्मद सारंगीला के समय बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया। मुर्शिद कुली खां बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। मुर्शिद कुली खां मर गया 1727 में। मुर्शिद कुली खां के मरने के बाद उसका अपना बेटा नहीं था, उसकी बेटी थी, तो उसका दामाद जो है ना उत्तराधिकारी बना मुर्शिद कुली खां का। मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी बना उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल के नवाब के पद पर रहे हैं 1727 से 1739। सुजाउद्दीन अपने इस अभियान के दौरान, सुजाउद्दीन अपने इस शासनकाल के दौरान 1733 में बिहार को सैद्धांतिक तौर पर जीतकर बंगाल में मिलाया। और बिहार का उपसूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया। और यह बिहार 1733 से लेकर 1911 ईस्वी तक बंगाल का अंग बना रहा। और 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार में यह घोषणा हुई। क्या घोषणा हुई? यह घोषणा हुई बंगाल का विभाजन कर बिहार का गठन होगा। और 1912 में बिहार का गठन हुआ। और 1912 से जो है बिहार अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व में है। और 1912 में जब बिहार अस्तित्व में आया था तो उस समय के बिहार में बिहार, झारखंड, उड़ीसा तीनों हुआ करता था। आगे चलकर जो है आपको अगर देखा जाए तो आगे चलकर बिहार का विभाजन पहली बार 1936 में हुआ तो ओडिशा बना। और बिहार का दूसरी बार विभाजन 2000 ईस्वी में हुआ तो झारखंड बना। और अब बिहार का विभाजन होगा तो मिथिलांचल बनेगा। खैर बनना नहीं चाहिए, ठीक है, काहे कि मिथिलांचल बनना चाहिए, इसको लेकर समय समय पर जो है आंदोलन होता है। अरे जितना एकजुट होकर के रहिए महाराज, बट करके क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? देखिए, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के लिए ही प्रसिद्ध है। और हड़प नीति को ही अपहरण की नीति, राजहड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। देखिए बात सीधा है बाबू। क्या है हड़प नीति? एक सेकंड में आप समझ जाइएगा। कुछ नहीं है हड़प नीति। हड़प नीति क्या है? बोलिए। कुछ ना है, लेकिन है बहुत कुछ है। देखिए, राजा मतलब अय्यास, अय्यास मतलब कुकर्मी, ठीक है। कुकर्मी को अपना संतान नहीं होता है जल्दी, ठीक है ना। तो राजा को जो है, पहले के जो राजा होते थे उसको अपना संतान नहीं होता था। मरने से पहले जो है ना वो अपना पुत्र गोद ले लेता था। और उसको जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। तो लॉर्ड डलहौजी देखा ये क्या चल रहा है, राजा का अपना बेटा है नहीं, किसी का पुत्र गोद लिया, उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया, वो राजा बन गया। लॉर्ड डलहौजी कहा वैसे कोई भी राजा जिसका अपना संतान ना है, उसके मरने के बाद उसके राज्य को हम ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिलाएंगे। और यही नीति राजहड़प नीति कहलाएगी। मतलब बात सीधी है यार। लॉर्ड डलहौजी ने जो यह घोषणा किया कि राजा के मरने के बाद वो पुत्र गोद नहीं लेगा, अगर उसका अपना पुत्र है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर उसका अपना पुत्र नहीं है तो फिर उसके साम्राज्य को ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। उसके साम्राज्य को ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। दत्तक पुत्र आप गोद नहीं ले सकते। यही राजहड़प नीति है। राजहड़प नीति के तहत सतारा को 1848 में मिलाया गया।
जैतपुर संभलपुर को 1849 में मिलाया गया, नागपुर को 1854 में मिलाया गया, और जहां तक जयपुर का सवाल है, जयपुर को नहीं मिलाया गया। आंसर होगा जयपुर। (1855) ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ है। 1855-56 में संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू चांद भैरव, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, इस सब के नेतृत्व में हुआ है। संथालों ने, जानते हैं संथाल विद्रोह बहुत सशक्त विद्रोह था, आसान विद्रोह नहीं था, समझ गए? बहुत सशक्त विद्रोह था संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह में संथालों ने जो है जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था उसका नाम था मेजर बारो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, जिसमें सबसे ज्यादा वकील था 39 गो। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी टूट गए जिन्होंने गठन किया। देखिए हुआ क्या था, जानते हैं बाबू? उन्नीस सौ सत्रह में मॉन्टेग्यू घोषणा आई है, और इस घोषणा को लेकर कांग्रेस की बैठक 1918 में हुई, मुंबई में हुई, और कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया। मॉन्टेग्यू घोषणा को लेकर जो है आपको 1918 में बंबई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, मुंबई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। मॉन्टेग्यू घोषणा को लेकर कांग्रेस दो भाग में बट गया, गरम दल और नरम दल। नरम दल वाले मॉन्टेग्यू घोषणा का समर्थन कर रहे थे। इनका मानना था कि मॉन्टेग्यू घोषणा जो है एक प्रकार का भारत के लिए मैग्ना कार्टा है। और गरम दल वालों का मानना था सूर्यविहीन उषा काल जैसा है। सूर्यविहीन उषा काल जैसा है, सूर्यविहीन उषा काल जैसा है, सूर्यविहीन उषा काल जैसा है। ठीक है ना बाबू? तो गरम दल वाले कह रहे हैं सूर्यविहीन उषा काल मतलब कुछ ना है, मतलब सूर्योदय हो गया है, यानी सुबह हो गया है, सूर्योदय हो भी नहीं किया है। वैसी सुबह का क्या मतलब जो जब सूर्योदय ही ना हुआ हो, और वैसी तैयारी का क्या मतलब जब रिजल्टे नहीं हुआ हो। मतलब इसका मतलब सूर्यविहीन उषा काल का मतलब है तैयारी किए लेकिन रिजल्टे नहीं हुआ, तो फिर तैयारी का क्या मतलब? इसका मतलब ये है, मतलब तैयारी का कोई मतलब नहीं है। मतलब गरम दल वालों का कहना था मॉन्टेग्यू घोषणा का कोई मतलब नहीं है, ये सब का कहना था एकदम हमको तो सरकारी नौकरी मिल गया, महाधिकार पत्र, बहुत बड़ा अधिकार मिल गया। लेकिन कांग्रेस इस समय तक इसके प्रभाव में ज्यादा आ गया था। कांग्रेस की मुख्य धारा इधर रुक कर गई गरम दल की ओर। तो कांग्रेस के जो पुराने लोग थे जैसे एसएन बनर्जी, सर तेज बहादुर सप्रू, ये सब मिलकर इस वजह से इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी भारतीय उदारवादी दल की स्थापना 1918 में किया। मॉन्टेग्यू घोषणा कहिए या मॉन्टफोर्ड सुधार कहिए, बात बराबर है बाबू। तो इसका उत्तर अगर देखा जाए तो इसका उत्तर होना चाहिए इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन 1918।
और इसकी स्थापना किया है एस.एन. बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इससे जुड़े थे सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर, चिंतामणि, ये सब जुड़े थे। लेकिन इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1918 में हुई थी और एस.एन. बनर्जी ने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है आपको विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट करवाया? बाबा रामचंद, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह। कौन? राजकुमार। और राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी चंपारण आए और चंपारण में तिनकठिया प्रथा को समाप्त करवाए। तिनकठिया प्रथा को समाप्त करवाए मतलब नील की जो खेती की जाती थी उसको बंद करवाए गांधी जी। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी शहर में जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें कौन कथन सही ना है? पहला, आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया था। नहीं, उच्च जाति के लोग हो, निम्न जाति के लोग हो, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, विद्यार्थी हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, सब कोई भाग लिया। तब तो ये सबसे बड़ा तब तो यह प्रथम बड़ा जन आंदोलन माना जाता। प्रथम बड़ा जन आंदोलन, जन आंदोलन मतलब जनता की भागीदारी व्यापक स्तर पर। जनता गरीब अमीर सब है, समझ गए? तो गलत है, सिर्फ अमीर और उच्च जाति का लोग भाग नहीं लिया था, गरीबों भाग लिया था, निम्न जाति के लोग भी भाग लिए। मद्रास की जस्टिस पार्टी भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया था ना? मद्रास की जस्टिस पार्टी काउंसिल के चुनाव में भाग लिया था। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। हाँ, जयप्रकाश नारायण भी छोड़ दिए थे और भी बहुत सारे लोग छोड़ दिए थे। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। हाँ, राजेंद्र प्रसाद ने प्रैक्टिस छोड़ दिया था, सर तेज बहादुर सप्रू ने, भूला भाई देसाई ने, CR दास ने, ये सब लोग प्रैक्टिस छोड़ दिया था वकालत की। तो ये सही है। कौन सा सही नहीं है? केवल एक और दो। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? जानते हैं बाबू, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब से हुई है और कहां से हुई है? बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई है सारण से। सारण से। और 6 अप्रैल 1930 से हुई है। 6 अप्रैल 1930 से हुई है। 6 अप्रैल 1930 से हुई है। और जानते हैं बाबू, नमक सत्याग्रह में महिला लोग बढ़ चढ़कर भाग ली थी। और नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी बाबू हम लोग बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी बाबू अगर हम लोग बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी जो है महिला और पुरुष ये लोग जो है भाग लिया था, भाग ली थी, सॉरी भाग ली थी, बढ़ चढ़कर भाग ली थी। इसमें जो भी महिला है सब भाग ली। आंसर हो जाएगा सब। सब। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? कहां रह सकता है, क्या अनुमान लगाइए? बिहार, उत्तर प्रदेश। क्रांतिकारी लोग सब तो बिहार में है, तैयो बिहार से क्रांति नहीं हो रहा है। 15 को क्रांति कर देना है। हाँ, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। और M.A. जिन्ना कोई विभाग नहीं लिया था। सरदार पटेल गृह विभाग लिए थे। और विदेशी मामला जो है जवाहरलाल नेहरू के पास था, परिषद के उपाध्यक्ष
अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, 1919 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया, हाँ या ना? बोलिए, हाँ ना? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है ना बाबू? अब देखिएगा आप कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू हो गए, ठीक है। आगे चलकर जो है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। जब असहयोग आंदोलन असफल हुआ ना, तो असहयोग आंदोलन की असफलता पर ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के लोगों ने ही यह मांग किया कि प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू हुआ है उसकी समीक्षा किया जाए कि क्या हो रहा है इस द्वैत शासन से प्रांत में। और स्वराज दल के दबाव के कारण ही प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू हुए थे उसकी जांच हेतु मूडीमैन कमेटी का गठन 1924 में हुआ। और मूडीमैन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1925 ईस्वी में दी। कुछ समझे? आंसर बताइए। किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? मौलाना हसरत मोहानी। 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद के वार्षिक अधिवेशन में, अहमदाबाद के वार्षिक अधिवेशन में इस मांग को उठाया था, लेकिन इसे कांग्रेस पारित नहीं कर पाया था। और 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया हकीम अजमल खां। धार बार नहीं लगाया है जी। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, चट्टान, भारत में चट्टान की अगर आप बात करेंगे ना, तो भारत का सबसे प्राचीनतम चट्टान है आर्कियन क्रम का चट्टान। आर्कियन क्रम के चट्टान के बाद धारबार, फिर कुडप्पा और फिर बिंद। धारबार क्रम के चट्टान जो है सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में मिलता है। और धारबार क्रम के चट्टान में धात्विक खनिज देखने को मिलता है। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। धारबार क्रम के चट्टान में धात्विक खनिज देखने को मिलता है। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। बिहार में भी धारबार क्रम का चट्टान पाए। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज का मतलब हुआ सोना, सोना हो गया। तो धात्विक खनिज स्पेशली जानते हैं धारबार क्रम के चट्टान में मिलता है। और बिहार में धारबार क्रम का चट्टान स्पेशली जानते हैं दक्षिणी पूर्वी बिहार, दक्षिणी पूर्वी बिहार, नवादा, जमुई, मुंगेर, नवादा, जमुई, मुंगेर, ये सब दक्षिणी पूर्वी बिहार में, दक्षिणी पूर्वी बिहार में यहां पर धारबार क्रम के चट्टान मिलते हैं। और इसी वजह से आप सुने होंगे जमुई में सोना मिला है, सुने हैं? धारबार क्रम का चट्टान है इसलिए। उधर का लोग कब माल हो जाए कहना मुश्किल है, समझ गए ना? तो इसमें उत्तर होगा रोहतास। यहां पर जानते हैं बाबू, रोहतास किधर पड़ता है? दक्षिण पश्चिम ना, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में। और यहां पर जानते हैं बाबू बिंद क्रम का चट्टान मिलता, बिंद क्रम का चट्टान। रोहतास में बिंद क्रम का चट्टान मिलता है। और बिंद क्रम के चट्टान में क्या मिलता है बाबू जानते हैं? चूना पत्थर सब।
चूना पत्थर सब मिलता है, समझे। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा। जहां तक जोजिला सुरंग का सवाल है, जोजिला सुरंग जो है NH1 पर है और यह श्रीनगर को लेह से आपस में जोड़ने का काम करता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। और वहीं पर जेडमोर सुरंग भी बनाया गया है, जेडमोर सुरंग भी बनाया गया है, जिसका उद्घाटन हो चुका है, जिसका नाम भी परिवर्तित हो गया है, और उसका नाम परिवर्तित होकर हो गया है सोनमर्ग सुरंग, सोनमर्ग सुरंग। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है। पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है। पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, इसका मतलब है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है यानी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत है, ठीक है, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। तो इधर है पूरब यानी ईस्ट, ईस्ट ईस्ट, पूरब पूरब, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम। ऑप्शन में आइए, गोदावरी किधर बह रही है, और कौन है, कृष्णा। देखिए ये कृष्णा है, किधर बह रही है, तो गोदावरी कृष्णा होगा, है गोदावरी कृष्णा पूरब की ओर बह रही है ना वो, और कह रहा है कौन पूरब की ओर नहीं बहती है। तो और दो ऑप्शन बच रहा है, नर्मदा, नर्मदा किधर बहती है, देखिए ये नर्मदा है, देखिए इधर किधर बह रहे, पूरब की ओर नहीं बढ़े, मतलब किधर बढ़े, पश्चिम की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। लेकिन गंगावली भी एक नदी है जो पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो इसका उत्तर अगर देखा जाए बाबू, तो नर्मदा और गंगावली दोनों हो जाएगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, ठीक है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है। उनकी जलवायु में भिन्नता है मतलब उनके मौसम में अंतर है, मौसम में अंतर है। मौसम में अंतर क्या है बाबू जानते हैं, अंतर यह है कि अमृतसर में गर्मी होता है, तो शिमला में ठंडा होता है, शिमला में ठंडा होता है। क्यों, देखिए एक बात बाबू आप जानते हैं, जब हम लोग जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, घटता, घटता है, क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाइएगा ना तापमान घटेगा, और जैसे जैसे नीचे जाइएगा ना तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तापमान क्या होगा, घटेगा। मतलब मान लिया जाए अभी पृथ्वी पर तापमान 34 डिग्री है, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे 34 के बाद 33, 32, 31, 30, 25, 20, 15, 10 ऐसे होते जाएगा। तो जब तापमान कम होगा तो ठंडा या गर्मी है, ठंडा होगा, और जब तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अरे रुकिए ना, उसको क्या, पेट में दर्द है, किसको, तो आप उसके बारे में बोल रहे हो, काहे ना बोल रहे हैं, आपका दोस्त है, और फोन किया था,
उसको ले जाइए बाहर, प्राथमिक इलाज करवाइए। प्राथमिक इलाज तुम लोग करवाता है कि नहीं करवाता है? करवाता है ना? हाँ, कहीं भी ले जाओ लेकिन प्राथमिक इलाज करवाओ। देखिए प्राथमिक इलाज जो है ना बाबू, एक बात जानिए, प्राथमिक इलाज आपका फंडामेंटल राइट है। आप मान लिया जाए कि इस कोचिंग में है, तो इस कोचिंग के मैनेजमेंट का ये काम है कि अगर आपके साथ कुछ होता है, पेट दर्द, माथा दर्द, नाक दर्द, जो भी दर्द, प्राथमिक इलाज आपको कोचिंग के मैनेजमेंट को करवाना चाहिए। हम तो कह के भेज देते हैं, पता नहीं लोग करवाता है कि नहीं करवाता। जाइए, किसका नहीं हुआ है बताओ? कोई भी एक है जो बोलो नहीं हुआ है, मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। ऑर्डर हम दिए हुए, इतना लोग को इलाज करवाए हैं, तुम लोग को कहने में कुछ लगता है? आप भी जा रहे हैं? आपका बड़का भैया है? ओ, आप छोटका है? अरे बाप रे, बड़का छोटका सब आता है। जाइए जाइए देखिए। चलिए ठीक है बाबू। तो देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाइएगा ना, वैसे वैसे तापमान कम होगा, ठंडा होगा। तो शिमला क्या है बाबू जानते हैं? शिमला पर्वतीय नगर है, शिमला ऊंचाई पर है। और अमृतसर जो है मैदानी भाग है। तो अमृतसर मैदानी भाग है और शिमला पर्वतीय नगर है, ऊंचाई पर है। तो वहां पर ठंडा होता है, यहाँ पर गर्मी होता है। तो ऊंचाई में अंतर होने के कारण भले दोनों एक अक्षांश पर है, लेकिन उसके ऊंचाई में जो अंतर होता है, इसी वजह से शिमला में ठंडी और अमृतसर में गर्मी, एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद। यानी उत्तर हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम है, जो कि कावेरी नदी पर है। निम्नलिखित लोअयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? बेलाडीला का खान छत्तीसगढ़ में है और इसमें खनन होता है हेमेटाइट का। भारत में कतिपय लो इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लो अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। यानी पश्चिमी तट पर जो है थोड़ा बंदरगाह सब है, तो लो इस्पात निर्यात जो है सुविधाजनक है। स्थान और उद्योग, बेंगलुरु वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा एल्युमिनियम उद्योग छत्तीसगढ़ में है। जमशेदपुर लो इस्पात उद्योग, यहाँ पर जो है टिस्को है ना जी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। मलाजखंड तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्या होगा? 4। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया? WM डेविस। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, इसके रियासती राज्य है आबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कवेन, फुजेराह, रास अल खेमा। एल्निनो धारा कहां प्रवाहित होती है? एल्निनो धारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। और एल्निनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा। बालक ईसा क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है ना क्रिसमस के आसपास होता है, क्रिसमस के आसपास होता है। और जब भी एल्निनो की उत्पत्ति होती है ना, तो भारत में सुखाड़ उत्पन्न होता है। क्योंकि जब भी एल्निनो की उत्पत्ति होती है तो इससे जो है भारत में मानसून देरी से आता है, और भारत में मानसून देरी से आता है और फिर जो है भारत में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और भी प्रभाव पड़ता है, जैसे प्लैंक्टन घास के निर्माण में कमी होती है, और भूमध्य रेखा पर वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आती है। ये सब एल्निनो की उत्पत्ति से होता है। बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और उसका उत्तर होना चाहिए था डी, इनमें सभी। यानी बिहार दरोगा में क्या पूछा था सुनिए, एल्निनो की उत्पत्ति का प्रभाव पूछा था।
एल नीनो की उत्पत्ति का प्रभाव क्या है? बिहार दरोगा फर्स्ट सेकंड दोनों बैच में पढ़ाए हैं और विस्तार से बताए हैं। अगर तुमको याद है ठीक है, न है तो जाओ घूमो। कौन जोड़ा बेमेल है? मसाई पूर्वी मध्य अफ्रीका में पाई जाती, सही है। सकाई मलेशिया में, सही है। बोइडन अरब प्रायद्वीप, सही है। यानी ई जो है ना, ई जनजाति है, ई क्षेत्र है, ई जनजाति इस क्षेत्र में पाई जाती, सब सही है। आंसर होगा कोई नहीं, कोई नहीं, यानी डी। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, कोई नहीं, अज्ञात है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है सूर्य से। कहां से? सूर्य से। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 11वीं अनुसूची के जरिए पंचायती राज को टोटल 29 विषय काम करने के लिए दिए गए हैं। उस 29 विषय में ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिक को भी उपलब्ध है। गैर नागरिक की अगर हम लोग बात करें तो विदेशी को भी उपलब्ध है। यानी कौन अधिकार विदेशी को भी उपलब्ध है? देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। जहां तक मौलिक अधिकार का सवाल है, मौलिक अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। जहां तक विदेशी का सवाल है, विदेशी को 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मौलिक अधिकार होते हैं जो विदेशी को प्राप्त नहीं होता है, ये प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अलावे जो अन्य मौलिक अधिकार है 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 15, 16, 19, 29 और 30 ये विदेशी को प्राप्त नहीं होता है। और ये सब मौलिक अधिकार विदेशी को भी प्राप्त होता है। ये सब मौलिक अधिकार विदेशी को भी प्राप्त होता है। यस, हाँ, ये सब प्राप्त होता है। ये सब विदेशी को प्राप्त होता है, हाँ, वो सब नहीं होता है। लेकिन इसमें भी अनुच्छेद 22 में हम नहीं बताएंगे यहाँ पर, यानी शत्रु देश विदेशी देश वाला है, काहे चर्चा करेंगे, टेस्ट में उतना नहीं चर्चा करेंगे। तो सुनिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है। देश के किसी भूभाग में घूमना 19 में है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अनुच्छेद 19 में ही है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ पहले था ना संपत्ति अर्जित कर, 19 में था। अरे व्यापार व्यवसाय वाणिज्य करके आप संपत्ति नहीं अर्जित करते हैं वहां, है? हाँ। संवैधानिक निराकरण का अधिकार यानी अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचार, निराकरण यानी उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32। 19, 19, 19 ये विदेशी को प्राप्त है नहीं। गैर नागरिक यानी विदेशी 19, 19, 19, 15, 16, 19, 29, 30 विदेशी को प्राप्त है नहीं। 32 प्राप्त है, हाँ। डी में अनुच्छेद 32 के ही प्रावधान का उल्लेख है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मतलब ये जो है विदेशी को प्राप्त है, आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। डी। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के? क्या कभी ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है। कब हुआ है? 1900। और सुप्रीम कोर्ट के कितने मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया? एगो। क्या गो? एगो। क्या है जानते हैं? आए? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्या इसका कोई कार्यकाल होता है? नहीं ना। इसके सदस्यों का ना कार्यकाल होता है।
इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों? 6 वर्ष ना। प्रत्येक 2 वर्ष पर कितने सदस्य पद मुक्त हैं? 1/3। 1/3 यानी उत्तर हो जाएगा समाप्त होने का कोई विषय नहीं। किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? कोलेजियम प्रणाली, अपीलीय, मूल अधिकार, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, कोलेजियम प्रणाली के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय क्षेत्राधिकार है, 132, 133, 134, 136 अपीलीय क्षेत्राधिकार देता है। मूल अधिकार क्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र को लेकर जानकारी अनुच्छेद 131 देता है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के तहत की जाती है, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, लिखित सिफारिश पर। और 3 स्थिति में, पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। तीसरा सशस्त्र विद्रोह। लेकिन सशस्त्र विद्रोह शब्द पहले था हो, आंतरिक अशांति न था। आंतरिक अशांति के स्थान पर न 44वां संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह आया है। कितना बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है आज तक? 3 बार। 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध, 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर। निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? 91वां संविधान संशोधन ने यह प्रावधान किया है कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या राज्य के विधानसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होगा। 15% से अधिक नहीं होगा, नहीं होगा। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है और वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। देखिए, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका कालेलकर। प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन 1953 में हुआ है। इसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी है। वही द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सभापति की अगर हम बात करें तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सभापति बीपी मंडल। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? बड़े देशों के लिए आदर्श। कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 5 गो है। ABCFR। ए से अमेरिका, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रसिया। क्या होगा? निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव है? देखिए बाबू, वैसा संविधान संशोधन जो संघीय ढांचा को प्रभावित करता है उसमें संशोधन विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानसभा के अनुसमर्थन से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54, 55 इसमें परिवर्तन संघीय ढांचा को प्रभावित करता है। ये जो है आपको आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन से होगा।
संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो ये भी, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में प्रावधान ये भी। ई नहीं होगा राज्य विधान परिषद, ना ना, ये तो साधारण बहुमत से हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 316 के तहत। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको हटाता राज्यपाल नहीं है, इसको हटाता है राष्ट्रपति ना। और सब बढ़िया।